So, hello everyone, welcome to Vyas IS. This is the first video and the very first chapter of economic survey. जैसा कि आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे कल आया था और आज बजट भी आ गया है. हम लोग देखेंगे, दोनों चीज़ें कंप्लीट करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे हो चाहे इकोनॉमिक बजट हो, स्लोली एंड स्टडी एज द चैप्टर नेम ऑल्सो, स्टडी एज शी गोज. ठीक है, तो इसमें सब कुछ देखिए इंपॉर्टेंट नहीं होता कि अगर आप सोचे कि एक एक लाइन पढ़ के पढ़े, तो ऐसा नहीं है. हमें पीएचडी नहीं करनी इकोनॉमिक सर्वे में. काम की चीज़ें हम देखेंगे, जो जो इम्पॉर्टेंट है, जो जो पूछी जा सकती है. कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे आपके कोई स्टेट पीसीएस हो, ठीक है, या कोई दूसरे लेवल के एग्ज़ाम हो, बैंकिंग के हो गए, लाइक आरबीआई वगैरह के हो गए, किसी भी तरीके के एग्ज़ाम हो, आपके इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पूछा जाता है. ठीक है, बस ये होता है कि क्वेश्चन की वैरायटी बदल जाती है. किसी में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी में टर्म्स पूछी जाती है, तो किसी में कुछ फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है. ठीक है, तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि हम लोग चीज़ें कवर कर लें एक वाइड एस्पेक्ट के थ्रू, जिससे कि आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको वो चीज़ हेल्प करे. स्पेशल टारगेट हमारा थोड़ा आरबीआई की तरफ रहेगा, क्योंकि आपको पता है हम लोगों ने आरबीआई का एक कोर्स स्टार्ट भी किया है, आरबीआई ग्रेड बी का. ठीक है, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है हमारे व्यास IAS के एप्लीकेशन पे. ठीक है, तो मेन स्पेशल टारगेट जो हमारा होगा आरबीआई नाबार्ड को लेकर रहेगा. क्लियर, लेट्स स्टार्ट विद दिस. देखिए, अगर अब मैं बात करूं, आपको पता है कि इंडिया में पैंडमिक आया था, आपको पता है कोरोना 2020 वाला. उसके बाद इंडिया का जो फोकस रहा है वो 3 चीज़ों पे फोकस रहा है. इंडिया का जो फोकस रहा है वो 3 चीज़ों पे रहा है. कौन कौन सी 3 चीज़ों पे फोकस रहा है? पब्लिक स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि पब्लिक के लिए स्पेंड करना है, किस चीज़ों पे? इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करना है. ठीक है, उससे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट होगी फॉर द जॉब्स एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड देयर विल बी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्स. उससे क्या होगा? अगर जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करेंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होएगी. तो ये चीज़ रही है. ठीक है, स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल प्राइवेट सेक्टर्स की, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स इतना ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इंडिया में प्राइवेट सेक्टर्स का इन्वेस्टमेंट आ रहा है. उससे क्या हुई है? हेल्प हुई है गवर्नमेंट और आरबीआई की भी. ठीक है, तो मेन फोकस, पहला फोकस किस पे रहा है? पब्लिक स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. दूसरा फोकस किस चीज़ पे रहेगा? दूसरा फोकस रहेगा बिजनेस एंटरप्राइज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमिस्ट एडवर्सिटी, दैट इज डिजिटलाइजेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी. सर्विस डिलीवरी जो है उसको डिजिटलाइज करना. ठीक है, डिजिटलाइज कर देना, डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और सारी चीज़ें डिजिटलाइज करने की कोशिश करना. तीसरा जो फोकस हमारा रहा है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें कि टारगेटेड रिलीफ टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. जो इकोनॉमी के अंदर हमारे अलग अलग तरीके के सेक्टर्स हैं, उनको रिलीफ प्रोवाइड करना, उनको एक रिकवरी, उनको हेल्प प्रोवाइड करना उन पॉपुलेशंस को जिनको रिकवरी की नीडेड है, जिनको हेल्प की नीडेड है. ठीक है, दैट असिस्टेड अ फर्म रिकवरी एंड इंक्रीज द मीडियम टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, जो कि हेल्प करे किस चीज़ में? मीडियम टर्म ग्रोथ पोटेंशियल्स में. ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है ग्लोबल ट्रबल्स, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुई, बहुत ज़्यादा मानसून्स की भी आपने देखा बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर वगैरह इन सबसे क्रिएट होना शुरू हुआ. ठीक है, बट इट वाज मैनेज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स. ग्लोबल ट्रबल्स कैसे हुए? जैसे लड़ाई वगैरह हुई, आपको पता है. ठीक है, सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हुई, जिस वजह से, क्योंकि लड़ाई वगैरह होएगी तो शॉर्टेज क्रिएट होएगी, तो सप्लाई कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है. मानसून में बहुत ज़्यादा चेंज आया, तो इन सब की शॉर्टेज होने की वजह से इन्फ्लेशन प्रेशर, यानी कि प्राइजेज में इंक्रीज आना शुरू हुआ. ठीक है, बट दीज वर मैनेज बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्स. द फिजिकल बैलेंस ऑफ द जनरल गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, हैव इम्प्रूव प्रोग्रेसिवली. ठीक है, तो जो फिजिकल बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस मतलब जो गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट है बेसिकली, वो कम हो गया, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है. ठीक है, डिस्पाइट एक्सपेंशनरी पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने देखा कि उनका जो फिजिकल डेफिसिट है वो कम हुआ, यानी कि फिजिकल बैलेंस जो है वो इम्प्रूव हो रहा है. ठीक है, टैक्स कंप्लायंस गेन्स, जो कि प्रोसीजरल रिफॉर्म्स, एक्सपेंडिचर रिस्ट्रेंट, इंक्रीजिंग डिजिटाइजेशन हेल्प इंडिया अचीव दिस फाइन बैलेंस. तो ये सारे सोल्यूशंस हुए कि इंडिया ने टैक्स कंप्लायंस गेन लगाए, एक्सपेंडिचर को थोड़ा रिस्ट्रेन करा, डिजिटाइजेशन किया. इन सब से क्या हुआ है? ये बैलेंस अचीव हुआ है. कौन सा बैलेंस? फिजिकल बैलेंस. द एक्सटर्नल बैलेंस हैज़ बीन प्रेशर्ड बाय सबड्यूड ग्लोबल डिमांड फॉर गुड्स बट स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर्स लार्जली काउंटर बैलेंसेस. ठीक है, एक्सटर्नल बैलेंस जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ा, बट सर्विस सेक्टर, सर्विस एक्सपोर्ट जो है उसको काउंटर बैलेंस कर दिया. ग्लोबल आउटपुट इज़ नाउ समवट मोर रेजिलियंट देन इन 2022. ठीक है, ग्लोबल आउटपुट अब ज़्यादा रेजिलियंट है. इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी श्रिंक हो गए, ट्रेड भी रिकवर करना शुरू कर दिया है. देयर बी नो फर्दर जियोपॉलिटिकल शॉक्स और फ्लेयर अप्स.
हाउएवर द चांसेस ऑफ जियो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस एंड कन्फ्लिक्ट्स हैव ओनली गॉन अप इन रीसेंट टाइम। आपको पता है जियो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस और कन्फ्लिक्ट अभी रीसेंट टाइम में ही बढ़े हैं, ठीक है। नेट इम्पैक्ट क्या होता है इस डेवलपमेंट का कि दैट इंडियन इकोनॉमी ने रिकवर किया है और एक्सपैंड किया है। तो नेट आउटपुट हमारा क्या निकल के है, इंडियन इकोनॉमी ने एक्सपैंड भी किया और रिकवर भी किया है इन द लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। रियल जीडीपी फिजिकल ईयर 24 में कितनी है, 20% हायर देन इट्स लेवल इन फिजिकल ईयर 20। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि रियल जीडीपी इंडिया की 20% ज़्यादा हुई है एज़ कम्पेयर टू द फिजिकल ईयर 20, ठीक है, जो कि बहुत ही कम मेजर इकोनॉमीज़ है जिन्होंने अचीव किया होगा इस पीरियड में, ठीक है। ग्रोथ हैज़ बीन इनकल्सिव विद, ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है, ठीक है, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम हुई है और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है, यानी कि लेबर ने भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है इन वर्किंग जॉब वगैरह में। द इंडियन इकोनॉमी लुक फॉरवर्ड टू फिजिकल ईयर 25 ऑप्टिमिस्टिकली एंटिसिपेटिंग ब्रॉड बेस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो अगला साल भी हम लोग देख रहे हैं कि ग्रोथ का रहेगा और काफ़ी इंडिया के लिए अच्छा रहेगा। ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो के अंदर हम जैसे कि ये एक बार चार्ट ही देख लेते हैं, सिंपल सा, इतना एक्सप्लेनेशन की हमें नीड नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, देखिए रियल जीडीपी ग्रोथ जो एवरेज चल रहा है 2011 से 19, वो ये ब्लैक लाइन दिखा रही है, ठीक है। 2011 से 19 जो है ये ब्लैक लाइन दिखा रही है आपको एवरेज, तो ये एवरेज रहा। और 2022 में जो एवरेज चला वो 3.5 का रहा इकोनॉमी में जो रियल जीडीपी ग्रोथ हुई, और 2023 में 3.2% हुआ है, ठीक है। एवरेज से थोड़ी कम रही है बट स्टिल बेटर है, ठीक है। 2011-19 में सीपीआई इन्फ्लेशन आप देखो एवरेज इतना था, सीपीआई इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा आया है बट पिछले साल से कम आया है, ठीक है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हुआ है, एवरेज 3.7 चल रहा था बट इस बार कम हो गया, तो दिस इज़ अ नेगेटिव थिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी। एफडीआई आउटफ्लोज की अगर मैं बात करूँ तो पैसा एवरेज इतना ज़्यादा था बट इस बार कम गया, दैट्स अ गुड थिंग, कम पैसा बाहर गया हमारा। जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे तो एवरेज 95.2 था, इस बार इतना आया है, ज़्यादा ही आया है एवरेज से बट वैसे कम आया है। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन अ टैली ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स विच इज़ कवरिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस। इन लोगों ने 10 न्यूज़पेपर कवर किया, जिस भी न्यूज़पेपर्स में जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में कोई भी न्यूज़ आई उन सबको लेके ये जियोपॉलिटिकल इंडेक्स निकाला है। जितनी कम वैल्यू इंडिकेट होगी उतना ही कम रिस्क होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आ गई आपकी ग्लोबल सप्लाई चेन इंडेक्स, ग्लोबल सप्लाई चेन प्रेशर इंडेक्स, हर बार बहुत ज़्यादा रहता था बट इस बार कम है, ठीक है। यानी कि इंडेक्स रीडिंग मेजर स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द इंडेक्स हिस्टोरिकल एवरेज, जितनी ज़्यादा वैल्यू उतना ज़्यादा सप्लाई का प्रेशर रहता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इसमें पहला आपका टॉपिक क्या था, ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो, ठीक है। तो अब मैं इसमें बात करें तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैव बीन सिग्निफिकेंटली हायर, ठीक है। देखा जाए तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, ग्लोबल ट्रेड मॉडरेट हो गया है, क्यों, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स वगैरह आई, क्रॉस बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस आया, एडवांस इकोनॉमीज़ की ग्रोथ भी स्लो हो गई थी, एडवांस इकोनॉमीज जो अपनी यूएस वगैरह है उन सब की ग्रोथ भी क्या हो गई थी, स्लो हो गई थी। द म्यूटेड ट्रेड ग्रोथ अकर डिस्पाइट द ईजिंग ऑफ सप्लाई चेन प्रेशर, इतना ज़्यादा सप्लाई चेन प्रेशर आने की वजह से क्या हुई, ग्रोथ तब भी म्यूट रही, इतनी ज़्यादा ट्रेड ग्रोथ हुई नहीं। डेवलपमेंट्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस अक्रॉस कंट्री विच रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड कॉशन अमंग इन्वेस्टर्स क्यूलिमिनेटिंग इन मॉडरेशन इन एफडीआई। सिंपल सी बात है कि ये हुआ, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पैसा आता था हमारा बाहर से इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट रहा, ठीक है। किस तरीके से रहा, मॉडरेट रहा। तो ग्लोबल इकोनॉमी रजिस्टर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, ये आपका जैसे दे रखा है इन्होंने कि 2023-24 का जैसे ये वाला चार्ट है, ठीक है। वर्ल्ड आउटपुट एडवांस इकोनॉमी का और ये इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का चार्ट है। ये आप एवरेज देख सकते हैं, इतना चल रहा था, इस साल इतना रहा है, पिछले साल से ज़्यादा वर्ल्ड आउटपुट के टर्म्स में। एडवांस इकोनॉमीज़ का बढ़ गया है और इसमें भी इस रहा है, ठीक है। अब दोनों इकोनॉमीज़ हो, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हो या एडवांस इकोनॉमीज़ हो, उन्होंने हायर ग्रोथ अचीव किए 2023 में, जो पिछले साल से ज़्यादा है। सारी की सारी इकोनॉमीज़ ने सरपास कर दिया प्री कोविड-19 पैंडमिक, यानी कोविड से पहले जो इन लोगों की ग्रोथ हो रही थी वो चीज़ें इन्होंने अब जाके रिकवर करनी शुरू कर दी है। कौन कौन सी इकोनॉमीज़ ने, कुछ मेजर इकोनॉमीज़ ने कवर कर दी है अपने प्री कोविड पैंडमिक वाला जो जीडीपी वगैरह उस टाइम की थी, ठीक है। However, growth have been diverse across countries. ग्रोथ कैसी रही है, डाइवर्स है across countries, which raise the prospects of increasing divergence. Some economies जैसे कि इंडिया और चाइना की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने जीडीपी लेवल अटेन कर लिया है, 20% हायर है 2023 में एज़ कम्पेयर टू जो कोरोना के पहले था। तो दिस इज़ अ गुड अचीवमेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और चाइना ने जीडीपी लेवल 20% हायर अचीव कर लिया है 2023 में एज़ कम्पेयर टू दी प्री पैंडमिक, ठीक है।
अमंग द एडवांस इकोनॉमी यूएस ने विटनेस की अभी भी कंटिन्यू ग्रोथ मोमेंटम चली है. However, economic activity remains subdued in the euro area, although the magnitude of the downturn has eased. ठीक है. अब stark difference in the economic performance of the countries have been on account of domestic. अच्छा, उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि 2-3 टर्म्स आई है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने बोला हम आरबीआई को ज़्यादा टारगेट करके रख रहे हैं, तो आरबीआई में टर्म्स पूछी जाती हैं. अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है. देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है. It involves foreign investors directly investing in another nation's productive assets. कि foreign investors दूसरी कंट्री में आके उनके assets में या उनके कोई भी productive assets में invest कर रहे हैं. और foreign portfolio investment क्या होता है, जिसमें कि invest कर रहे हैं financial assets, जैसे कि stocks वगैरह, shares वगैरह, bonds वगैरह में एक दूसरी कंट्री के. ठीक है. तो अब जो डिफरेंसेस आ रहा है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की कंट्रीज़ में, वो किस रीज़न की वजह से आ रहा है. ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक स्ट्रक्चरल इश्यूज़, जो कि जैसे जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी टाइट लगा दी हो, मतलब स्ट्रिक्ट लगा दी हो. ठीक है. द इकोनॉमिक शॉक्स विच इज़ रिजल्टिंग फ्रॉम द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हैड एन आउटसाइज इम्पैक्ट ऑन यूरोप, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ क्या हुई, सबड्यूड ग्रोथ इन लार्ज कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड फ्रांस. यूएस ने भी फेस किया है हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स एंड उन्होंने पॉलिसी रेट्स इस वजह से बढ़ा दी है. क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया. ठीक है. सॉरी. बट द पास थ्रू टू आउटस्टैंडिंग हाउसहोल्ड मॉर्गेजेस वॉज लिमिटेड ऑन द अकाउंट ऑफ हाई शेयर ऑफ फिक्स रेट मॉर्गेजेस एंड कॉर्पोरेट डेट बीइंग टर्म्ड आउट एज फिक्स रेट. ठीक है. इतना भी वैसे दिखने की नीड नहीं है आपको. मेन चीज़ है, इंडिया ने रजिस्टर किया एक स्टीप डिक्लाइन. इंडिया की जो ग्रोथ थी ड्यूरिंग द पैंडमिक में गिरना शुरू हो गई थी, बट उन्होंने स्विफ्टली रिकवर करना भी शुरू कर दिया. किस वजह से रिकवर हो पाया? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजम्पशन एंड द गवर्नमेंट इम्पिटस टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया उसकी वजह से इंडिया की रिकवरी स्मूथ हुई. चाइना की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने स्लाइड मॉडरेशन हुआ है उनकी ग्रोथ में, वही स्विफ्ट पॉलिसी, वैक्सीनेशन वगैरह, उन्होंने जो अपनी पॉलिसी वगैरह एक्शंस वगैरह लिए उस वजह से भी. तो मेन दो इकोनॉमीज़ है जिन्होंने अच्छी रिकवरी की है. तो अगर हम देखें कि कौन सी इकोनॉमी ने रिकवरी करी पैंडमिक के बाद, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 2021 में यूएस ने रिकवर कर लिया पैंडमिक से, इंडिया ने कर लिया, इंडोनेशिया ने कर लिया. ठीक है. और चाइना ने तो 2020 में रिकवर कर लिया, ब्राज़ील ने 2021 में कर लिया, फ्रांस, जर्मनी और आपका जैसे इटली हो गया, आपका मैक्सिको हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, यूके हो गया, इन सब ने 2022 में किया है. बट थाईलैंड है, जापान है, ये सब लोगों ने 2023 में, इन सब कंट्रीज में 2023 में जाके रिकवरी करनी शुरू करी है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस जीडीपी एस्टिमेट, कुछ और इंडिकेटर्स भी जो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस देखते हैं टूवर्ड्स द ग्रोथ रेजिलियंस, जैसे कि लीडिंग इंडिकेटर्स सजेस्ट एन अपटर्न इन ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. कुछ इंडिकेटर्स जैसे जेपी मॉर्गन ग्लोबल कॉम्पोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स. ठीक है. जिसमें हमें ये दिखा कि इंडिया की ग्रोथ अच्छी हुई है, एक्सपेंशन हुआ है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो चाहे सर्विस सेक्टर हो, दोनों में अच्छी काफ़ी ग्रोथ हुई है. इंडिया की पोजीशन इंप्रूव हो रही है एंड 23 मंथ हाई रही है इन मई 2024. ठीक है. जैसे ये पीएमआई को रिप्रेजेंट भी किया है. मैन्युफैक्चरिंग का आप देखिए ये रहा, इंक्रीज़ हो रहा है, और इसी तरह आपका सर्विसेज का ये ग्रीन वाला है, ये इंक्रीज़ हुआ. कॉम्पोजिट दोनों का मिक्स में आपका देख रहे हैं इंक्रीज़ हो रहा है. तो इंडिया की पोजीशन क्या हो रही है? इंप्रूव हो रही है. अब जैसे कि रेड सी क्राइसिस हुआ मिडल ईस्ट में, आपको पता है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुई, तो ये सारी चीज़ें हमारे को पता है हुई थी. द अटैक्स ऑन द कमर्शियल शिपिंग इन द रेड सी, उसकी वजह से ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि अटैक होने लगे, रूट चेंज करना पड़ा, तो महंगा पड़ने लग गया सामान डिलीवर करने के लिए. ठीक है. री रूटिंग ऑफ कार्गो. तो ये जो इंक्रीज़ हुई सप्लाई चेन प्रेशर वॉज ट्रांजिएंट एंड मॉडेस्ट. सिमिलर सेंटिमेंट्स वर रिफ्लेक्टेड इन द सॉफ्टनिंग ऑफ रिस्क परसेप्शन. तो जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स जो बढ़ गया था आफ्टर द एस्केलेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने की वजह से, बाद में धीरे धीरे कम हो गया. तो जियोपॉलिटिकल रिस्क आर स्टिल हाई और परसिस्टेंट है, बट हो सकता है बाद में जाके काफ़ी चीज़ें ख़राब भी कर देंगे. ठीक है. ग्लोबल सप्लाई चेन प्रेशर ये आपको दे रखा है यहाँ पे. ठीक है. पहले ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे कम हो गया. जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. ठीक है. अब हम बात करें एज द सप्लाई चेन प्रेशर्स जैसे जैसे ईज हुआ, एनर्जी एंड फूड प्राइसेस शॉक्स ट्रिगर्ड बाय द रशिया यूक्रेन फेड होने लगा, जैसे जैसे कम होने लगा. हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है कंट्रीज़ की वो भी कम होने लगी जैसे जैसे प्रेशर कम आने लगा यूक्रेन रशिया वॉर से, बाकी सब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स वगैरह से. तो हेडलाइन इन्फ्लेशन भी क्या हो गई? कम होनी शुरू हो गई. अब ये हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? देखिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? इट इज़ द मेजर ऑफ द टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकॉनमी. एक टोटल इन्फ्लेशन मेजर करता है
सारी कमोडिटीज़ जैसे कि फूड हो, एनर्जी हो, प्राइजेज हो, इन सब की जो ज़्यादा वॉलेटाइल होती है और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है, इन्फ्लेशनर चेंज होती है, प्राइजेस वगैरह चेंज होती है। तो ऐसे गुड की इन्फ्लेशन, ये बेसिकली वो सारी इन्फ्लेशन दिखाता है उन कमोडिटीज़ की जो ज़्यादा वॉलेटाइल कमोडिटीज़ होती है, जैसे कि फूड हो गए आपके, ठीक है, एनर्जी वाले गुड्स हो गए, तो वो होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन। वेयरएज कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जो बाकी सारे फूड कंपोनेंट्स यानी कि नॉन फूड कंपोनेंट्स जिसको हम कह सकते हैं, एक्सेप्ट दी फूड एंड दीज थिंग्स, ठीक है। ये हमको बताता है कि क्या इम्पैक्ट बताता है राइजिंग प्राइस का किस पे, कंज्यूमर्स की इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि फूड वगैरह तो इंसान को तब भी लेना पड़ेगा प्राइजेस बढ़ जाए, पर कुछ चीज़ें होती है जो हम कम कर देते हैं प्राइजेस के बढ़ने से, तो वो कौन बताता है? कोर इन्फ्लेशन बताता है। तो ये हमने देखा जब रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह ये सब प्रेशर्स वगैरह कम होने लगे तो हेडलाइन इन्फ्लेशन भी गिरने लगी। पीक होने के बाद 2022 में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम होना शुरू हुआ। इन्फ्लेशन अभी भी टारगेट कंट्रीज़ में, अभी भी कुछ कंट्रीज़ में ज़्यादा है। द ईजिंग ऑफ द सप्लाई चेन प्रेशर्स इन ट्रेडेबल गुड्स इन 2023 लेड टू शार्प डिक्लाइन इन गुड्स इन्फ्लेशन इन वेरियस कंट्री, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक चैलेंज आने लगे और कोर इन्फ्लेशन रिमेन स्टिकी ऑन अकाउंट ऑफ सर्विस इन्फ्लेशन एंड स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम होने लगा इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में, ठीक है, वर्ल्ड में और एडवांस इकोनॉमीज़ में, ठीक है, कम होने लग गया था इन्फ्लेशनरी प्रेशर, बीच में बढ़ने लग गए थे प्रेशर इन्फ्लेशन, ठीक है। पॉलिसी रेट्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए चाइना में आप देख रहे हैं कि पॉलिसी रेट्स कम ही करी है, तो इसकी वजह से वो ग्रोथ भी जल्दी कर पाए। इंडिया में भी देखो अब स्टैगनेंट रही है, बट यूके वगैरह में पॉलिसी रेट्स बढ़ा दी गई थी, ठीक है, ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर्स, ये ड्यू टू दिस जियो पॉलिटिकल प्रेशर्स, ठीक है। अगर अब हम बात करें अगला, जैसे कि इसमें आपकी जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड लेबर मार्केट डेटा एंड परसिस्टेंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैव बीन अ मेजर फैक्टर बिहाइंड दी FED, ठीक है। वो क्यों, ये रीज़न बता रहे हैं कि क्यों यूएस की जो गवर्नमेंट है यानी कि फेड जो है उन्होंने क्यों प्राइजेस वगैरह जो रेट्स हैं, पॉलिसी रेट्स हैं, उन्होंने उनको क्यों कम नहीं की थी, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत आ रहा था और स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड लेबर मार्केट डेटा, लेबर मार्केट वगैरह का थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा होगा, लेबर मार्केट इतनी नहीं बची होगी, इस वजह से प्रेशर क्रिएट करना पड़ा, बेसिकली शॉर्टेज वहाँ पे होने लग गया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ये जैसे ग्राफ है फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट अगर हम देखेंगे तो ग्रे वाला जो है वो दिखा रहा है जनरल गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट एज पर GDP इन 2023, पर ब्लू वाला दिखा रहा है चेंज इन फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP इन 2023 ओवर 2022। तो आप देखोगे ये जो चेंज है फिस्कल डेफिसिट में एडवांस इकोनॉमीज़ में, ये देखो चेंज आपको दिख रहा है कितना है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जनरल जो फिस्कल डेफिसिट था। यूएस के अंदर भी आप देखेंगे ये यूएस का है, ये ब्राज़ील का है, ठीक है। इंडिया का देखिए नेगेटिव में चला गया। ग्लोबल डेट जो है कैसे, ग्लोबल डेट इंडिया का कैसे हो रहा है, पहले इतना डेट था फिर कम हुआ फिर वापस बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करें जैसे कि नेक्स्ट चीज़ की, तो ग्लोबल वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एज पर द WEO डेटा, ग्लोबल वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रजिस्टर्ड अ मॉडेस्ट ग्रोथ। तो जो एक्सपोर्ट्स वगैरह की ग्रोथ हो रही थी वो बहुत ही मॉडेस्ट थी, 0.5% हुई थी 2023 में एज़ कम्पेयर टू 2022। स्लो ग्रोथ क्यों हो रही थी? क्योंकि बहुत कम डिमांड आ रही थी इन डेवलप्ड इकोनॉमीज़ एंड बहुत कम वीक ट्रेड हो गया था, ट्रेड जो था वीक हो गया था ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका के बीच में। एनर्जी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थी, इन्फ्लेशन भी था, ठीक है। इसको वजह से डिमांड हेविली ऑन द डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर गुड की डिमांड पे बहुत ज़्यादा चेंज आया क्योंकि प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस बढ़ गई फ्यूल वगैरह की, विच रिजल्ट इन डिक्लाइनिंग दी मर्चेंडाइज ट्रेड। इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेड होना कम हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइसेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होनी शुरू हो गई थी। ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट्स इन द सर्विसेज ट्रेड वर मोर अपबीट, पार्टली ऑफसेटिंग द डिक्लाइन इन WEO। रेकरिंग डिस्ट्रप्शंस, इतने ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस हुए सिंस रशिया यूक्रेन वॉर, सप्लाई चेन रेजिलियंस हुआ, इसकी वजह से स्लो डाउन होना शुरू हुआ। तो देयर इज़ अ रीएलोकेशन ऑफ ट्रेड अमंग द जियोपॉलिटिकल लाइन्स विद राइजिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। 3000 न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड लगाई गई 2023 में अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डेटा, ठीक है। अब जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग कंसर्न्स आए जिसकी वजह से हाई बोरोइंग कॉस्ट हुई, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रैक्चरिंग, इन सब की वजह से क्या हुआ, FDI फ्लोज वीक होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई। अब बोरोइंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई तो बोरो कौन करेगा, तो FDI इंडिया में कम होना शुरू हो गया। तो इंडिया का जो ग्लोबल FDI था 2022 में कम था एज़ कम्पेयर टू
2023 में कम था एज़ कम्पेयर टू 2022। जब देखेंगे मर्चेंडाइज ट्रेड भी कम हो गया, FDI भी हमारा क्या हो गया था, वीक होना शुरू हो गया था। ठीक है, रेजिलियंट डोमेस्टिक इकोनॉमी, इंडिया की जो रियल GDP ग्रोथ थी बाई 8.2% से हुई फिस्कल ईयर 24 में, ग्रोथ हुई 7%, 3 साल लगातार 3 साल से 7% की ग्रोथ हुई, विच इज़ ड्रिवन बाई, क्योंकि कंजम्पशन डिमांड हमेशा स्टेबल रही है और इम्प्रूव हुई है। क्या कंजम्पशन डिमांड होने स्टेबल होने की वजह से और इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से ही थोड़ी सी इकोनॉमी की ग्रोथ नज़र आई है। ठीक है, पर सप्लाई साइड में देखें तो GVA जो है, ग्रॉस वैल्यू एडिड जो है, वो हुई है 7.2% से ग्रो। बाकी नेट टैक्सेस एट कांस्टेंट प्राइसेस कितने परसेंट से ग्रो हुआ है, 19.1%। ये डेटा आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा, RBI के एग्ज़ाम में डेटा बहुत पूछे जाते हैं। साथ में जो टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ, ये टर्म्स भी आपको पता होनी ज़रूरी है, विच इज़ एडेड बाय स्ट्रॉन्ग टैक्स ग्रोथ। ठीक है, तो बोथ एट द सेंट्रल लेवल एंड रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी एक्सपेंडिचर को भी रैशनलाइज कर दिया, इसकी वजह से डिफरेंस आया GDA और GVA में जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, GDP और GVA क्या होता है, देखिए GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस वैल्यू एडिड। हालांकि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम ये देखेंगे कि सारे सेक्टर्स का GVA को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो हमें GDP ही देता है। ठीक है, वो देश की ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम ही हुई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही हुआ। बट वैसे डिफरेंस क्या होता है GDP GVA में, GVA के अंदर GDP में एक ब्रॉड टर्म है, GVA में अगर आप ऐड कर देते हैं टैक्सेस जो गवर्नमेंट अर्न करिए माइनस सब्सिडीज़, यानी कि हम इसको NIT भी बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट ने अर्न किया माइनस जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट ने दी, इसको हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर हम ये वाला कंपोनेंट ऐड कर देते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड में, जो भी हमें मिला गवर्नमेंट को, वो मिला के क्या बन जाता है, GDP बन जाता है। ठीक है, ये पता होनी चाहिए आपको चीज़ें। शेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर्स ओवरऑल GVA एट करंट प्राइसेस, वो इतना परसेंट था, इतना परसेंट था और इतना परसेंट था, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का और सर्विसेज का। ठीक है, GVA इन एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं हुई बट एल्बाइट एट अ स्लोअर पेस, बहुत ही स्लो पेस पे। ठीक है, वेदर पैटर्न्स ड्यूरिंग द ईयर अनइवन थी, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मानसून। ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन मार्जिनल डिक्लाइन इन टोटल फूड ग्रेन आउटपुट एज पर दी थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन विच इज़ रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखें एग्रीकल्चर की अगर मैं दिखाऊँ तो ग्रो डिक्लाइन हुई है, सर्विसेज में भी थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, बट इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो ये रहा था आपका ग्रोथ का। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग GVA श्रग्ड ऑफ अ डिसअपॉइंटिंग फिस्कल ईयर 23 एंड ग्रू हुआ 9.9% से इन फिस्कल ईयर 24 में, जो हमने अभी देखा भी है किस में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को भी बेनिफिट हुआ है, किस चीज़ से बेनिफिट हुआ है, इनपुट प्राइसेस कम होने की वजह से, वाइल कैटरिंग टू स्टेबल डोमेस्टिक डिमांड, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड तो हमेशा ही आई है, तो इसकी वजह से इनपुट प्राइस फॉल हुई और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को भी बेनिफिट हुआ। द इनपुट प्राइस एडवांटेज वो किस में रिफ्लेक्ट हुआ, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन में दिखेगा, जिसके मतलब जिसमें दिख रहा है डिफ्लेटर हुआ है 1.7% से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए। मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो पास ऑन द रिडक्शन इन द इनपुट प्राइस टू कंज्यूमर्स, जिसकी वजह से क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है कोर कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ डिस्प्लेड इंक्रीज मोमेंटम, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी बढ़ी है और ग्रोथ हुई है 9.9% से फिस्कल ईयर 24 में। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट और बियॉन्ड इट कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डिमांड की वजह से। ठीक है, कुछ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स रिफ्लेक्ट द ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर, बहुत GST जो कलेक्शन हैं और ई-वे बिल्स जो हमने इशू किए, इन सब में क्या दिखा हमें कि ग्रोथ हुई है। जो भी GST जो आई है और ई-वे बिल्स जो कंस्ट्रक्ट हुए, उन्होंने होलसेल और रिटेल के लिए डबल डिजिट ग्रोथ हुई है फिस्कल ईयर 24 में, डबल डिजिट ग्रोथ हुई है। फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल सर्विस को मेजर हैव बीन अ मेजर ड्राइवर ऑफ द पोस्ट और ड्राइवर ऑफ ग्रोथ पोस्ट द पैंडमिक। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज जो है जैसे कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, रियल स्टेट, एंसिलरी सर्विस, ये ज़्यादा के ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, पैंडमिक के बाद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, इसमें ग्रेटर टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कंटेंट इन दैम एंड ट्रांसफॉर्मिंग द नेचर ऑफ द सर्विस डिलीवरी इन इंडिया। ठीक है, अगर मैं डिमांड साइड की बात करूँ तो प्राइवेट कंजम्पशन को बहुत क्रूशल है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की भी ग्रोथ हुई है 4% से रियल टर्म्स में। अर्बन डिमांड कंडीशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है एज रिफ्लेक्टेड इन वेरियस अर्बन कंजम्पशन इंडिकेटर्स, जैसे कि डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेल, एयर पैसेंजर व्हीकल सेल। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किया गया है। रूरल कंजम्पशन ग्रोथ रेट भी पिक्ड हुई है ड्यूरिंग द क्वार्टर एज पर द फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन। 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर एंड पैसेंजर व्हीकल्स ऑल्सो रजिस्टर्ड एन अपटीक। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल के केस में भी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की सेल बढ़ी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन डिमांड तो स्टेबल ही रही है, जो हम देख रहे हैं हर चीज़ में कि कंजम्पशन डिमांड तो स्टेबल रही है। और ये चीज़ चाहे सप्लाई की साइड से कुछ भी हो,
बट डिमांड की साइड से कंजम्पशन डिमांड स्टेबल रही है और गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो चीज़ अच्छी थी। जैसे कि आप देखेंगे 3 व्हीलर पहले ये रहा था 3 व्हीलर का, तो इंक्रीज़ हुआ है कहीं ना कहीं। पैसेंजर व्हीकल्स का भी आप देखेंगे तो ये आपका इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और इसी तरह 2 व्हीलर का भी आप देखेंगे तो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर ग्रोथ। इसमें भी हमने देखा कि राइजिंग शेयर ऑफ नॉमिनल जीडीपी बढ़ा है, काफ़ी ग्रोथ इसमें भी दिखी है। एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स 2024 विच इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन GFCF बाय प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो इंक्रीज़ हुई है 19.8% से फिजिकल ईयर 23 में। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रेटर जनरल गवर्नमेंट फोकस ऑन बिल्डिंग प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़। यूनियन गवर्नमेंट का भी आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये देखिए इंक्रीज़ हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी इंक्रीज़ हुआ है। प्राइवेट कॉर्पोरेट टैक्स भी देखिए आप इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्राइवेट भी लोग प्राइवेट सेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी भी ग्रोथ हमें दिख रही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द प्राइवेट कॉर्पोरेशन, हाउस होल्ड भी फोरफ्रंट है ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस। हाउस होल्ड भी करते हैं, आपको पता है कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करते हैं, सेविंग्स को डिपॉजिट करके, ठीक है। अब हमने ये भी देखा कि हाउस होल्ड की साइड से जो डिमांड जो ग्रोथ आई है ना, वो हाउस होल्ड सेक्टर्स में आई है। मतलब लोगों ने हाउसिंग सेल्स प्रॉपर्टीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया इस बार, तो वो भी हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि द ग्रोथ इन हाउसिंग सेल इन सिटीज़ हैव बीन पर्टिकुलरली इंप्रेसिव, इंडिकेटिंग दैट अर्बन हाउस होल्ड्स आर डाइवर्सिफाइंग एंड उनकी सेविंग्स को क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगा रहे हैं। इन रेजिडेंशियल रियल स्टेट सेल्स इन इंडिया वर एट दी हाइएस्ट सिंस 2023, मतलब 2013 से लेके अब जाके रियल स्टेट्स में इंडिया रेजिडेंशियल रियल स्टेट्स बढ़ी है। 33% की ग्रोथ हुई है विद अ टोटल ऑफ 4.1 लाख यूनिट्स इन द टॉप 8 सिटीज़, ठीक है। तो यानी कि हाउसिंग सेल्स भी इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम दी हाउस होल्ड साइड्स। तो कहीं ना कहीं हाउस होल्ड्स जो है अपनी सेविंग्स वगैरह भी लगा रहे हैं, ठीक है। Credit dispersal by scheduled commercial banks to industrial, MSME and service continue to grow in double digit despite a higher base. Similarly, personal loans for housing have also surged, corresponding to the increase in housing demand, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर्सनल लोन्स एंड हाउसिंग सेल्स इंक्रीज हुई है फ्रॉम हाउस होल्ड साइड्स, ठीक है। समझ आया? जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, पहले तो लोग सेविंग इन फिजिकल एसेट्स आप देख रहे हैं इंक्रीज़ हो गया, पहले फिजिकल एसेट्स की सेविंग इंक्रीज़ हो गई है एज़ पर दी कॉस्ट ऑफ जीडीपी। और हाउसिंग सेल टॉप 8 सिटीज़ में भी आप देखेंगे इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। ये देखिए हाउसिंग का आपको यहाँ दिख रहा है इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब में इतना लगाया नहीं है पैसा जितना हाउसिंग सेक्टर्स में लगाया जा रहा है, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ स्लोड इन 2023 लीडिंग टू मार्जिनल डिक्लाइन इन मर्चेंडाइज। ट्रेड ग्रोथ कम हुई है, जिसकी वजह से क्या हुई, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ भी डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। एज मर्चेंडाइज इम्पोर्ट स्लोड, क्यों? क्योंकि इम्पोर्ट्स कम हो गए थे, देन एक्सपोर्ट्स एंड सर्विसेज रिकॉर्डेड अ लार्जर सरप्लस एज कम्पेयर टू ईयर बिफोर, ठीक है। तो ग्लोबल की ट्रेड ग्रोथ कम हुई है। आगे हम देख लेते हैं, परमानेंट आउटपुट लॉस रेफर्स टू अ डाउनवर्ड लेवल शिफ्ट इन द ऑब्जर्व वेरिएबल ड्यू टू लॉस इन आउटपुट कैपेसिटी। परमानेंट आउटपुट लॉस का मतलब ये हो गया डाउनवर्ड आउटपुट ग्रोथ, नीचे की तरफ जाना, ठीक है, ड्यू टू दी लॉस इन आउटपुट कैपेसिटी। अब क्योंकि उस आउटपुट कैपेसिटी है ही नहीं कि वो प्रोड्यूस हो सके। ये देखो पैंडमिक के टाइम पे आपको दिख रहा है ये चीज़ है, ये प्री पैंडमिक ट्रेंड चल रहा था, बट अब जीडीपी थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है, आउटपुट कैपेसिटी गिरने की वजह से। तो ये वाले डायग्राम्स आपको स्किप भी कर सकते हैं, ये चीज़ें हमारे लिए इतनी डिटेलिंग में जानने की नीड नहीं है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड।